तुम्हें 2-4 दिन बिस्तर से क्या लगी, तुमने अपना काम कर दिया। तुम्हारी नीयत तो पहले से ही उस पर खराब थी। सौदा ने एक चपत उसके सर पर लगाई। कम तो तुम भी नहीं हो, मैंने तो बस मजाक में कहा था, लेकिन तुमने सच में हिटलर को काबू कर लिया। ओ। स्वाति की बात अधूरी ही रह गई कि सौदा ने उसके बाल खींच लिए। अरे क्या कर रही हो, थोड़ा रहम करो बालों पर। करीब आते विवान ने मुस्कुराती नजरों से स्वाति को देखा, जो अपने बाल ठीक करती हुई झेप गई। लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है विवान, आप ऐसा करें, जो चॉकलेट आप मुझे दें उनकी कीमत ले लें। एक निगाह सौदा पर डालती वो बोली, प्यार की अगर कोई कीमत होती है तो आप ज़रूर दे दीजिए। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे ज़्यादा घिसा पिटा डायलॉग और कोई हो ही नहीं सकता। सौदा ने बोरियत से मुंह बनाते हुए कहा, और तुम उठो यहाँ से विवान, और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। सौदा ने हुक्म दिया। ज़रूर, क्यों नहीं। स्वाति फौरन उठी। वैसे आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, कल शाम अंदाज़ा हुआ। मेरे लिए चाय ही ले आइए और अपने लिए भी। विवान के अंदाज पर स्वाति ने मुस्कुराते हुए पहले विवान को और फिर सुविधा को देखा। मगर इसके लिए तो कड़वी कसेली कॉफ़ी ही लाऊंगी। सुविधा को घूर कर बोलती वो वहाँ से चली गई। इसे अपने साथ लेकर किसी दिन घर आओ, विवान ने कहा। क्यों, एक बहन और चाहिए घर में? हरगिज नहीं, मेरी सब बहनों पर भी तुम एक ही बहन काफ़ी हो, और की ज़रूरत नहीं है। विवान ढिठाई से मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि सौदा खा जाने वाली नज़रों से उसे देख कर रह गई, और वो कह कहा लगाता हुआ अंदर बाकी सबसे मिलने चला गया। कुछ देर बाद उसकी नज़र दुर्गा पर पड़ी, जो विवान से कोई बात कर रही थी। स्वाति भी वहीं खड़ी थी। फिर उसने रुद्राय की ओर देखा, जो पिछले लॉन की तरफ जाता आंखों से ओझल हो गया। वो भी चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर उस तरफ पहुंच गई जहां से घर का पिछला हिस्सा साफ नजर आता था। कुछ दिन पहले भी वो रुद्राय की जासूसी कर चुकी थी। पिछले लोन का गेट खोलता रुद्राय बाहर निकल गया। आज भी वो चुप मगर हैरत में थी। उसे समझ में नहीं आता था कि जहाँ तक निगाहें पहुँचे वहाँ तक फैले उस वीरान कच्चे मैदान में रात के वक्त इतने डरावने माहौल में ही वो इतनी पाबंदी से टहलने क्यों जाता है। कुछ देर तक वो रुद्राय को दूर तक जाती देखती रही। ज़्यादा देर तक वहां रुकना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पिछले लॉन में मौजूद बादाम का पेड़ बिल्कुल मुंह के सामने था। एक आखिरी नज़र उसने मैदान में बहुत दूर आसमान से बातें करते दो पेड़ों पर डाली, जो एक दूसरे के आमने सामने थे, और नीचे को चल दी। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो सोच रही थी कि रुद्राय ऐसी जगह टहलने क्यों जाता है, जबकि घर के सामने पार्क मौजूद है। मौका उसे दूसरे ही दिन मिल गया। स्वाति के घर से वो निकली ही थी जब सामने से आता रुद्राय नजर आया। हालांकि आज सारा दिन बादल बरसते रहे थे। कुछ घंटे पहले ही आसमान खुला था। ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थी, जो शायद रुद्राय पर कोई असर नहीं कर रही थी, जबकि खुद उसका ये हाल था कि स्वेटर के साथ शॉल भी ले रखी थी, फिर भी कभी चढ़े जा रही थी। हैरत से रुद्राय ने उसे देखा, जो तेज कदमों से उसी की तरफ आती दिखाई दे रही थी। मुझे हैरानी होती है कि तुम वॉक के लिए इतनी खौफनाक जगह पर क्यों जाते हो, वो भी रात को। उसके आते ही दागे गए सवाल ने रुद्राय को और हैरत में डाल दिया। तुम्हें कैसे पता वो जगह खौफनाक है? दूर से ही लगती है, वो बोली। दूर से अंदाज़ा लगाना सही नहीं, सच्चाई को जानने के लिए पास जाना पड़ता है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो ठीक है, फिर चलें, वो फौरन बोली। सोच लो, फ्रीज ना हो जाना। सर्दी को देखते हुए रुद्राय ने उसे खबरदार किया। तुम्हारे गुस्से की गर्मी जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो ये सर्दी क्या असर करेगी मुझ पर? हाँ, ये तो है। धीरे से हंसते हुए रुद्राय ने उसे चलने का इशारा किया। जब वो रुद्राय के साथ उस मैदान में पहुंची तो हैरत से उसकी आंखें खुली रह गई। वो सफ़ेद सा मैदान, चमकती सी रेत, रोशनी से भरा चांद तारों का समा, जगमग करता आसमान ज़मीन से बहुत करीब दिखाई दे रहा था। गंभीर खामोशी में भीगी हवा की सरसराहटों को महसूस करके सौदा को अजीब सा सुकून व इत्मीनान महसूस हुआ। मेरा अंदाज़ा कुछ गलत था, या फिर आज की रात ही कुछ अलग है, वो बोली। मेरे लिए तो अलग है, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ। चांद की रोशनी में एक नज़र उसे देखता रुद्राय बोला, निकी भी कभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आई? उसने पूछा, पर अगले ही पल रुद्राय के चौंक कर देखने पर गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है कोई भी दूसरा घर का इंसान, सुविधा ने बात बनाई। कोई भी ये बेकार के शौक नहीं रखता, तुम भी बस अपना शक दूर करने को साथ आई हो, रुद्राय ने उसे जताया। हाँ, तुम्हारी ये बात भी सच है, पर अब मैं रोज़ यहाँ आना चाहूँगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। जानती हो, दिसंबर में मुझे चांद की 14वीं रात का बहुत इंतज़ार रहता है,
और आज चांद की 14वीं तारीख है। रुद्राय के इशारे पर उसने आसमान पर रोशनियां बिखेरते पूरे चांद को देखा। मुझे हैरत सी हो रही है कि तुम्हें नेचर के करीब रहना कितना पसंद है, वरना इतनी बिजी जिंदगी में इन चीज़ों के लिए वक्त निकालने के बारे में अक्सर सोचा भी नहीं जाता। वो गंभीर लहजे में बोली। धीरे धीरे भीगी रेत पर चलते हुए वो दोनों उन पेड़ों के पास होते जा रहे थे जो आमने सामने सर उठाए खड़े थे। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो अपने बड़ों से छुपकर सब यहाँ आया करते थे, वो बोली। शुक्र है तुम्हें इतना तो याद है, रुद्राय ने कहा। मुझे ये भी याद है कि स्निग्धा दी ने जाने से पहले तुमसे कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, और ये भी कि वापस आकर सबसे पहले तुमसे ही मेरे बारे में पूछेंगी। उसकी इस बात पर रुद्राय ने उसे देखा, मगर वो वापस नहीं आई और ना ही तुम्हें यहाँ वापस आने दिया। भाई ने इस सच को मेरे तुम्हारे सामने गलत ठहरा दिया, मगर सच्चाई तुम भी जान गई हो। रुद्राय के कहने पर वो चुप हो गई। मुझे इस मैदान में ये दो पेड़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हवा से जब इनकी शाखें लहराती हैं तो इनका शोर म्यूजिक से कम नहीं होता। सर उठाए उन पेड़ों को देखता वो बोला। मेरी हद बस यहीं तक है। इस जगह में रोज़ कुदरत के नए नए फूल खिलते देखता हूँ। दोनों पेड़ों के बीच एक भारी भरकम पेड़ अपनी सूखी टहनियों के साथ गिरा हुआ था। रुद्राय के कहने पर वो उसी गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गई। थैंक्स कि तुमने मेरी बात मानकर स्निग्धा दी से बात की। अब यकीनन तुम्हारी उलझन भी दूर हो गई होगी। ओम भाई भी ये चाहते होंगे कि दी खुद अपनी गलती मान ले। वो उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते होंगे। रुद्राय ने नरमी से कहा। ओम भाई की कुछ बातें मेरे लिए वाकई एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो इतने कठोर दिल के हो ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ उन्हें, वो बोली। स्निग्धा दी ने पहली गलती ये की कि ऐसे इंसान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जिसने अपने बाप के डर व खौफ के बाद भी उनका पूरा सपोर्ट किया। दी ने अपनी पसंद अपने हक के लिए ओम भाई को यूज़ किया। अपना हक हासिल करने के लिए किसी को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देना शर्मनाक हरकत है। ये देश छोड़कर जाने से पहले उन्होंने भाई से मिलने की कोशिश भी नहीं की। ये बहुत गलत किया उन्होंने, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि ओम भाई के साथ भी। बाहर जाकर उन्हें याद आया कि पीछे वो एक बहन भी छोड़ आई है। मौसी जी के घर में कोई उनका नाम लेना भी गुनाह समझता है, इसलिए उनको मेरे लिए ओम भाई से कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ा। ओम भाई ने मुझे उनके पास भेजने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ज़िद में आकर धमकी दी कि वो मेरे लिए ओम भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। नफ़रत का जो जहर वो अपने दिल में छुपा कर ले गई थी, उसे ओम भाई पर जाहिर करके वो शायद उन जख्मों को भरना चाहती थी जो शिवम अंकल की वजह से उनको मिले थे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त अगर दी के पति बीच में ना आते तो भी ओम भाई किसी कानूनी कार्रवाई से डरकर मुझे देश से बाहर ना भेजते। शिवम अंकल की डेथ के बाद ओम भाई मुझे वापस घर में लाना चाहते थे, मगर दी की वजह से वो मजबूर हो गए। वो खुद तो ओम भाई से बातचीत बंद कर चुकी थी, मगर अपने पति से उन्होंने ये संदेश भिजवा दिया था कि अगर ओम भाई मुझे मौसी जी के घर से ले गए तो वे खुद आकर मुझे अपने साथ इस देश से बाहर ले जाएंगी। दी ने ओम भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरे साथ भी वही सब करेंगे जो शिवम अंकल ने उनके साथ किया था। वो इस घर के रिवाज से बगावत कर गई थी, मगर इन रिवाजों को जिंदा भी उन्होंने ही रखा, ओम भाई ने नहीं। वो गुस्से और दुख से लगातार बोलती चली गई। इस कारण उसकी सांसें भी फूल गई। इतने दिनों से जमा लावा आज आखिर शब्दों में ढलकर बाहर आ गया था। रात के 9 बजे थे जब उस चांद तारों से भरे खूबसूरत से आसमान के नीचे चमकीली रेत वाले मैदान में रुद्राय के साथ बैठी सौदा ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अपनी अपनी सोच की बात है सौदा, रुद्राय बेहद गंभीर अंदाज में बोला, मगर मैं इस ईगो और नफरत में कहाँ हूँ। मैं तो 4 सालों से अपने इंतज़ार में वहीं खड़ी हूँ जहाँ दी छोड़ गई थी। इतना बेइज्जत होने के बाद अगर गुस्से में ओम भाई ने एक फैसला सुना दिया तो वह पत्थर की लकीर तो नहीं बन गया था। इतनी चीज़ें हो जाने के बाद भी तो ओम भाई उनके पति के जरिए ही सही, मगर उनसे कांटेक्ट में तो रहे। मेरे लिए अगर वो ओम भाई से माफ़ी मांग लेती तो मैं इतने साल तक उनके लिए आंसू ना बहा रही होती। ना उनको अपने हक के लिए ये घर और ये देश छोड़ते हुए मेरा ख्याल आया, ना उनकी ईगो के सामने मेरी कोई वैल्यू रही। इतनी खुदगर्जी, इतनी मतलब परस्ती। उसने नम आंखों से रुद्राय को देखा। मुझे बेघर रखने में स्निग्धा दी का हाथ है।
वरना मैं बहुत पहले से तुम सबके बीच इस घर में होती। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उन्होंने जो कदम उठाया था वह बाद में मेरी ज़िंदगी पर भी असर डाल सकता है। अमन जीजू के ज़रिए उनको मेरे ज़िंदा होने की खबर मिल जाना ही काफ़ी रहा। 4 साल तक उनकी ईगो तो सेटिस्फाई होती रही। मैंने कई बार ये चाहा कि काश दुर्गा भाभी की जगह दी ओम भाई की ज़िंदगी में होती, मगर अब ऐसा नहीं है। ओम भाई की ज़िंदगी में दुर्गा भाभी जैसी औरत को ही होना चाहिए था। फिर उसने नज़र रुद्राय के चेहरे पर डाली। मैंने तुम्हारे कहने पर पहली बार ही नहीं, आखिरी बार भी दी से बात की है। मैंने उनसे कह दिया है कि अब मैं दोबारा उनसे तभी बात करूंगी जब वो ओम भाई से माफ़ी मांग लेंगी, और मैं ऐसा ही करूंगी। उसकी आवाज़ में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुमने कह दिया, और उनसे और होना भी यही चाहिए। मगर तुम उनके खिलाफ मत रहो। भाई भी यही चाहते होंगे कि तुम अपनी बहन से नाराज़ ना हो, इसलिए बहुत सारी बातों को उन्होंने तुमसे छुपाए रखा। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि दूरियों को ख़त्म किए जाए। हमने सह लिया काफ़ी। जो काम हमारे बड़ों ने किया वह हम नहीं करेंगे। दी ने गलत किया, इस बात का उन्हें एहसास भी है। तुम्हें अब अपने दिल को बड़ा रखकर इन सब बातों को दोहराना नहीं है। तुम उनको वही इज्जत दोगी जिसकी वो हकदार हैं। ईगो को बीच में लाकर अब तुम वही गलती मत करना। दी जब भी तुमसे बात करना चाहेंगी तुम ज़रूर करोगी। रुद्राय के समझाने पर वो खामोश रही। मेरा ख्याल है घर में किसी को पता नहीं होगा कि तुम मेरे साथ यहाँ हो। रुद्राय के कहने पर वो भी जाने के लिए उठ गई। देखो ज़रा मुझ गरीब की किस्मत, इतनी हसीन रात है, सब कुछ कितना रोमांटिक है, और मेरे साथ कोई रोमांटिक बात करने वाली भी नहीं। रुद्राय के अचानक ही कहने पर वो धीरे से मुस्कुराई। हंस रही हो मुझ पर? ये नहीं कह सकती कि मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराते लहजे में उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वैसे तुम दिल रखने के लिए ऐसा कह भी दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रोमांस का। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं, वो फौरन बोली। क्या मतलब? रुद्राय ने हैरान होकर उसे देखा। जवाब में वो बस नहीं में सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दी, जबकि रुद्राय उलझी नज़रों से उसे देख कर रह गया। घर से कुछ ही दूर थे जब सवदा ने पिछले लोन के पेड़ की तरफ उसका ध्यान दिलवाया। मुझे उस पेड़ की वजह से लोन की तरफ आने से भी डर लगता है। उस रात तुम्हारी कार के टायर पंक्चर करके जब भागती हुई मैं उस पेड़ की तरफ आई, तो मुझे यकीन हो गया कि उस पेड़ पर किसी का बसेरा है। तुम्हारा भ्रम है, वरना उस पेड़ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। रुद्राय ने उसका वहम दूर करना चाहा। ऐसा वैसा ही है, जभी तो उससे डरकर मैं तुम्हारा भी डर भूलकर वापस भागी आई। मगर तुम तो मुझसे भी पहले वापस दौड़ गए। सच बताओ, तुमने भी उस पेड़ पर कोई साया देखा था ना? सुधा ने उसे देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा था। मुझे लगा तुम मुझ पर हमला करने आ रही हो। मैं तो तुम्हें चुटकियों में काबू कर लेता, पर यह फिजिकल हो जाता और कुछ ज़्यादा ही हो जाता। तुम तो बच जाती, पर भाई का गुस्सा मुझ पर टूट पड़ता। इसलिए तुमसे पहले ही दौड़ गया। बदनाम तो मुझे घर में सबने कर दिया है कि मैं तुमसे डरकर भागा था। रुद्राय के बताने पर वो हंसी। वापिस आते आते थका दिया तुमने, इतना तेज चलते हो तुम। सुधा ने उससे शिकायत की। सॉरी, तेज इसलिए चला कि फिक्र हो रही थी कि तुम्हारी गुमशुदगी पर भाई भाभी का बीपी लो ना हो जाए। रुद्राई ने सफाई दी। नहीं, जब हम जा रहे थे तो तुम्हारी निकी साहिबा ने हमें टेरिस से देख लिया था। उन्होंने बता दिया होगा भाभी को। तुम्हारी निकी साहिबा से क्या मतलब था तुम्हारा? रुद्राय ने भवें चढ़ाई। कोई मतलब नहीं, वो कंधे उचकाती हैरत से बोलती, और रुद्राय को और उलझा गई। सुधा, मुझे साफ और सीधी बात पसंद है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। थोड़ी सख्ती से बोलता हुआ वो आगे बढ़ गया। गहरी सांस लेकर उसके पीछे जाते हुए सुधा ने चिढ़कर निकी को देखा, जो अपने घर के बाहर ही खड़ी उन दोनों को देखकर हाथ हिला रही थी। निकी की तरफ जाते हुए रुद्राय ने गर्दन मोड़कर बस एक निगाह सुधा को देखा, जो निकी के इशारों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने पोर्शन की तरफ बढ़ती चली गई। उसके इस बर्ताव ने रुद्राय को उलझा दिया। बरामदे में आते हुए रुककर सुधा ने उनकी ओर देखा। नेट लगाए उस वक्त बैडमिंटन खेलते रुद्राय और निकी बिल्कुल फॉर्म में थे। छुट्टी का दिन था, इसलिए शायद फुर्सत के साथ सब लोन में ही मौजूद थे। कुछ देर पहले वो सोकर उठी तो दुर्गा से पता चला कि स्वाति 3 बार उसे पूछने आई थी, मगर अब उसका बिल्कुल भी लोन में मौजूद स्वाति की तरफ जाने का इरादा नहीं था। स्वाति ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, ये गनीमत था। रुद्राय उसकी तरफ देख रहा था, मगर वो फौरन ही वापस पलटकर अंदर चली गई।
तुम वापस क्यों आ गई? मैं तुम्हारे लिए चाय बाहर ही ला रही थी। ओम को चाय का कप देती दुर्गा ने वहां आती सुविधा को कहा, बस यूं ही सर में दर्द हो रहा है। वो उनसे चाय लेकर वहीं बैठ गई। टेबलेट ले आऊं सर दर्द की? दुर्गा ने पूछा। नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके इनकार पर दुर्गा ने एक नज़र ओम को देखा, जो टीवी देख रहा था। आज सुबह ही नाश्ते की टेबल पर दुर्गा ने रुद्राय से पूछा था कि शाम को कहीं जा रहा है या घर पर ही है। आज शाम मुझे और निक को एक पार्टी में जाना है, वहाँ टाइम लग जाएगा। आपको कोई काम था? रुद्राय ने बताया। नहीं, बस सुधा को मौसी जी की तरफ जाना था। नहीं भाभी, मेरा आज जाने का मूड नहीं। जाना भी हुआ तो विवान को कॉल कर दूंगी। सुधा फौरन बोली, मैं जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, रुद्राय ने उससे कहा। नहीं, मेरी वजह से आप लोग अपना प्रोग्राम डिस्टर्ब ना करें। उसकी तरफ देखे बिना वो बोली, अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कराऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसने भी कंधे उचकाए। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब क्या है तुम्हारा? वो बुरा महसूस करती बोल उठी। मतलब ये कि अगर तुम्हें निकी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो पहले तुम्हें ड्रॉप कराऊंगा। गंभीरता से बोलता हुआ रुद्राय ने गौर से उसके एक्सप्रेशन देखे। मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा मूड नहीं कहीं जाने का, इसलिए मना किया। यहाँ तो ज़रा ज़रा सी बात पर भी राई का पहाड़ बन जाता है। गुस्से से बोलती वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वहाँ आते ओम ने हैरत से अपने बराबर से गुजरती सुविधा को देखा और फिर सवालिया निगाहों से रुद्राय और दुर्गा को। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उल्टी बात कहने की? उसका जाने का मन नहीं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो निकी को पसंद नहीं करती है। दुर्गा से सारी बात सुनकर ओम ने उसे ही टोका, जो खामोश बैठा था। चाय का खाली मग लेकर वो किचन की तरफ गई। जब दुर्गा ने ओम से कहा, आप कब तक उससे नाराज़ रहेंगे? तुमने दोबारा उससे पूछा नहीं कि वो अपना पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाना चाहती? वो दुर्गा का सवाल टालते हुए पूछ रहा था। क्योंकि उसे स्निग्धा के पास नहीं जाना, दुर्गा धीमी आवाज में जताने वाले अंदाज में बोली। वैसे आपकी नाराजगी से रुद्राय और सुधा का संबंध तो ठीक हो गया। आप उन दोनों के लिए क्या चाहते हैं? रुद्राय तो जानता ही है, तो अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट स्निग्धा और मौसी जी से इस बारे में बात करें। दुर्गा इतना बोलकर चुप हो गई क्योंकि सौदा वापस आ गई थी। तुम रात तक सर दर्द ठीक कर लो, क्योंकि मैं और दुर्गा भी तुम्हारे साथ मौसी जी की तरफ चलेंगे। ओम के अचानक ही कहने पर वो चौंकी, मगर चुप रही। रेड कॉटन की कुर्ती और वाइट पैंट पहने वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी, जब खिड़की के शीशे पर खटखट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। पर्दा हटाती वो दूसरी तरफ रुद्राय को देख परेशान हुई। सॉरी, मगर कभी कभी शॉर्टकट रास्ते यूज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। 5 मिनट में बाहर आ जाओ अगर मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलना है तो। मगर मैं तो ओम भाई और भाभी के साथ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी अभी भाई के एक दोस्त आ गए हैं, उनको जाने में 1 घंटा लग जाएगा। तब तक हम वापस आ जाएंगे। अब देर मत करो, भाभी को बता कर आ जाओ। उसने जल्दी से सारा प्लान बताया। ठीक है, आती हूँ, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। दुर्गा से 1 घंटे में वापसी का कहकर वो तेजी से बरामदे में आई। तभी जैसे उबलता खोलता पानी उसके सर पर गिरा। गेट की तरफ कार के पास स्वाति तो मौजूद थी ही, लेकिन उसके साथ हैंडबैग पकड़े निकी भी मौजूद थी और रुद्राज से बातें कर रही थी। यह तीनों यकीनन उसके ही इंतज़ार में थे, मगर वो उल्टे पांव वापस अंदर चली गई। किचन में ओम के दोस्त के लिए चाय बनाती दुर्गा ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा। मेरे सर में फिर से दर्द शुरू हो गया है। मैं कहीं भी नहीं जा रही, मौसी जी की तरफ भी नहीं। दुर्गा के कुछ पूछने से पहले ही उसने अजीब झुंझलाहट के साथ कहा। तभी वहाँ रुद्राय चला आया। क्या हुआ तुम्हें? वापस क्यों आ गई? उसके सवाल पर सवदा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन दुर्गा ने फौरन वजह बता दी। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी। किस्तों में चल रहा है क्या तुम्हारा सर दर्द? रुद्राय ने हैरान लहजे में पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं जाना मुझे कहीं, मेरी मर्जी। वो नाराज़ होकर बोली। मेरी तरफ से नर्क में जाओ, अपने नखरे भाई भाभी के लिए संभाल कर रखो, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार में निकी से खार खाती हो और फिर कहती हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई नखरे दिखाने का शौक नहीं, ना ही किसी से खार खाने की ज़रूरत है, समझे तुम? वह आराम से बोली। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हें समझाने का, दीवारों को समझाओ। गुस्से से उसके चेहरे को देखता रुद्राय किचन से निकल गया। इतने घंटे साथ गुजारने के बाद वह फिर घूमने जाने के लिए बाहर खड़ी है। उसको कंधे से लटक कर घूमने का शौक है, मुझे नहीं।
रुद्राय के जाते ही वह दुर्गा के सामने फट पड़ी, जबकि हैरान होती दुर्गा अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा पाई। इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसका बाजू पकड़े दुर्गा टेबल की तरफ ले गई। स्वाति ने तुम्हें निशांत के बारे में कभी कुछ बताया? दुर्गा ने पूछा। कौन निशांत? वह हैरान हुई। निखिल का दोस्त है और फैमिली रिलेशन भी हैं आपस में। सबसे ज़रूरी बात कि निकी और निशांत आपस में इंटरेस्टेड हैं, मगर आंटी जी राज़ी नहीं, क्योंकि वह अपनी दोस्त के बेटे से निक्की की शादी करना चाहती हैं। लेकिन निखिल और निकी के लिए उनको राज़ी तो होना ही पड़ेगा। निशांत देश से बाहर कोई कोर्स करने गया है, अभी उसकी तरफ से बाकायदा रिश्ता नहीं आया, और फिर आंटी जी भी तैयार नहीं है, इसलिए स्वाति ने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा होगा। बात ख़त्म करके दुर्गा ने मुस्कुराती नज़रों से उसके शर्मिंदा होते चेहरे को देखा। तुम्हें रुद्राय और निकी के बारे में सिर्फ गलतफहमी हुई है। अब दूर हो गई गलतफहमी। अब क्या कहूँ मैं, वह शर्मिंदगी से इतना ही बोल सकी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह चाहा है। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं, यह मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, मगर मुझ पर आपका ज़रा भी असर नहीं हुआ। उसके मायूस अंदाज पर दुर्गा मुस्कुराई। तुम्हें किसी का असर लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी और रुद्राय की सुलह पर बहुत खुश हूँ। इसलिए अब सारे झगड़े बाद के लिए उठाकर रखो, क्योंकि ओम अब तुम दोनों का मामला फाइनल कर रहे हैं। उन्होंने पहले से तुम्हें रुद्राय के लिए चुन रखा है। तुम्हें अपने साथ यहाँ लाने के बाद हमने मौसी जी के कान में भी यह बात डाल दी है। दुर्गा बोल रही थी, जबकि वह हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी। बरामदे में बैठी वह लॉन में खेलते बच्चों को देख रही थी। अपने दोस्त को गेट से छोड़कर वापस आते ओम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सके। दुर्गा की बात पर हैरान होती हुई सवदा वहीं बैठकर लॉन में खेलते बच्चों को देख रही थी। जब अपने दोस्त को गेट तक छोड़कर वापस आता ओम उससे पूछ बैठा, चलना नहीं है मौसी जी की तरफ? कुछ दूरी पर खड़े हुए वह पूछ रहे थे। फिर किसी दिन चलेंगे, अभी मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो वहीं पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। आपने यह क्यों कहा था कि आप अब खुद नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं? सुरदा का लहजा खुद ब खुद शिकायती हो गया। इस बात को जाने दो, वह मैंने गुस्से में कहा था क्योंकि तुमने और रुद्राय ने मुझे परेशान कर दिया था। वरना सच तो यही है कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ। वह गंभीरता से बोला। और मैं भी कभी आप सब लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। बिना मतलब गलतफहमी में घिरकर दी की जिद को आपने खुद पर हावी किया। वह बोली, वह तुम्हारी बहन है सुरदा। वह अगर तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने से भी पुकारेगी तो तुम अनसुनी नहीं कर सकती। वह मेरी बहन है तो आप भी मेरे भाई हैं। मेरे लिए आपकी खुशी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हर मुश्किल, हर ज़रूरत पर, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने किसी हक के लिए मुझसे नज़र चुरा कर नहीं गए। अब दी भी ये बात जानती हैं कि आप उनसे ज़्यादा मुझ पर हक रखते हैं। अभी भी तो मैं उनसे बात करती हूँ। कितनी बार मैंने ज़िद की कि मुझे दी के पास जाना है। आपने मुझे इतना कुछ दे रखा है कि मैं आपके सपोर्ट के बगैर भी दी के पास जा सकती हूँ। मगर मैं आपकी मोहब्बतों की दीवानी हूँ। मैं ना एहसान फरामोश हूँ और ना ही स्वार्थी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं था। यह अंदाज़ा भी आपको क्यों नहीं हुआ कि मेरे लिए आप और दुर्गा भाभी कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं। वह भावुक होते हुए बोली, मैं जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि मेरी एक एक बात तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। यह मुझ पर तुम्हारा भरोसा ही है कि तुमने बहुत सब्र किया इस निगदा के लिए, सब कुछ मुझ पर छोड़कर। कभी कभी इंसान अपने डर के हाथों कमज़ोर पड़ जाता है और इस हकीकत को सबसे छुपाए रखने के लिए गलतियों पर गलतियां करते चला जाता है। मुझे यह डर था कि एक बार इस निगदा ने तुम्हें अपने पास बुला लिया तो वापस कभी तुम नहीं आ सकोगी। उसे ये डर था कि तुम यहाँ रही तो तुम्हें भी उन शक्तियों के दौर से गुजरना पड़ेगा जिसका दुर्गा से जिक्र उसने किया था। बस अपने अपने ईगो और अपनी अपनी गलतियों के सिवा किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके कमज़ोर लहजे पर सुधा ने गौर से उन्हें देखा। जिसे चाहा जाए, जिसे पाने की चाहत दिल में हो, तो उस चीज़ का असर किस हद तक इंसान की ज़िंदगी पर हो सकता है आपके ख्याल में? सौदा के इस अचानक सवाल पर ओम ने चौंक कर उसे देखा और धीरे से मुस्कुराया। इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें, हज़ारों चाहतें होती हैं। जो ख्वाहिश पूरी हो गई वह ख़त्म हो गई। जो चाहा वह ना मिला तो उसकी ख्वाहिश दिल में रह जाती है। मेरे दिल में कोई ख्वाहिश थी भी तो वक्त के साथ ख़त्म हो चुकी है।
वाकई आपके दिल की बात को जानना बहुत मुश्किल काम है, वह चिढ़कर बोली। मैं जानता हूँ तुम क्या जानना चाहती हो, बहुत फिक्र है तुम्हें मेरे दिल की। मगर मुझे तुमसे अब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच सिर्फ यह है कि मैंने जिसे चाहा उससे मोहब्बत भी की है और उससे ही शादी की है। इतना काफ़ी होना चाहिए तुम्हारे इत्मीनान के लिए। ओम के कहने पर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। दिल में उसने तय कर लिया था कि अब आगे कभी इस मैटर पर ओम से कोई बहस नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं कि हर मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उनको अधूरा छोड़ देना ही बेहतर होता है। ठंड बढ़ती जा रही थी। लॉन में खेलते बच्चों को उसने घर जाने के लिए कहा। गेट पर बजते हॉर्न पर अपने कमरे की तरफ बढ़ती वो रुकी। उसे हैरानी हुई थी कि रुद्राय के साथ निक्की और स्वाति वापस नहीं आई थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इतना तो बता दो कि स्वाति और निक्की दी कहाँ हैं। वो रुद्राय से पूछती और पीछे पीछे आई। वह दोनों अपने मामा के घर पर हैं, कल आएंगी और मैंने यह सोचा था कि वापसी में तुम साथ होगी तो एक ज़बरदस्त कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा। मगर तुमने तो ठान रखी है कि सिर्फ मेरे लहू पर गुजर कर मजाक करते रहना है। वह बेहद संजीदगी से कहता अब उसे सदमे से दो चार कर गया था। तुम अब यह चाहते हो कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं? उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा। मेरे ख्याल से समाने के लिए ज़मीन से ज़्यादा दिल अच्छी जगह है। उसके गहरे लहजे पर बस वह उसे देख कर रह गई, जो अपनी बात बोलकर कदम आगे बढ़ा चुका था। सविता की धड़कन रुकी थी, जबकि रुके बगैर रुद्राय ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। रेड मेरा फेवरेट कलर है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। उसके मुस्कुराते लहजे और नज़रों पर झेपती मुस्कुराहट के साथ वो खुद भी बरामदे की तरफ कदम बढ़ा गई। संडे की खूबसूरत ठंड भरी सुबह थी। हल्की फुल्की धूप खिली हुई थी। सविता अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी और फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई थी। इस घर का रूटीन था कि संडे को भी सब 8 बजे तक उठ जाते थे और 10 बजे तक सारे डेली रूटीन और नाश्ते से निपट जाते थे। सुधा भी अभी नीचे जाने का सोच ही रही थी जब धड़ाक की आवाज़ के साथ उसके रूम का दरवाज़ा खुला। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो हमेशा की तरह दांत निपोड़ती स्वाति वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक हॉट पॉट था जिसमें हर संडे की तरह कुछ स्पेशल खाने की चीज़ लाई थी वो। सौदा ने धीरे से सर हिला दिया। हाय, तमीज़ तो छूकर भी नहीं घुस दी है लड़की तुझे। नैन मटक्का तो सीख लिया, पर मजाल है जो किसी के रूम में आने से पहले नोक करना सीखा हो। कुछ नया डायलॉग सीख ले, हर बार यही चिपका देती है। स्वाति ढिठाई से मुस्कुरा दी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बहुत भूख लग रही है। जब लाई है नाश्ता तो खिला भी दे, सौदा लापरवाही से बोली। ले खा ले, मैंने कौन सा तेरे हाथ पकड़े हैं। डब्बा उसकी गोद में लगभग पटकते हुए स्वाति ने कहा। सुधा ने जल्दी से डब्बा खोला तो उसमें उसका फेवरेट ब्रेड चीज़ पार्सल था। वो बेड पर ही बैठ के मज़े से खाने लगी। स्वाति भी इतने में उसके बेड पर कोहनी टिकाकर लेट गई। एक बात बता, वो खाते खाते बोली। ये निब्बा निब्बी क्या होता है? आजकल बड़ा यूज़ होता है ये वर्ड, स्वाति ने भवें उठाते हुए कहा। स्पेशल कैलकुलेशन में बताती हूँ तुझे। निब्बा निब्बी प्लस छपरी, नो जॉब, पापा की पड़ी जिंदगी झंड। वो हाथ साफ करते हुए बोली और उसके इस जवाब पर स्वाति बेड पर ही लोटपोट हो गई। चल इसी बात पर एक गाना हो जाए, रुद्राय का फेवरेट। स्वाति ने एक आंख दबाते हुए कहा और रिमोट उठाकर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। हो सन की आउच, स्वाति लेख लेख कर साथ में गा रही थी। जब सनसनाती हुई चप्पल उसकी कमर पर पड़ी, उसने मुड़कर देखा तो सौदा उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फिर अचानक वो ज़ोर से हंस पड़ी और उसे हंसता देख स्वाति की भी हंसी निकल गई। और बता, न्यू ईयर का क्या प्लान है? मैं तो घर पर ही पार्टी करने वाली हूँ। और फिर दोनों अपने अपने प्लान्स डिस्कस करने लगी। दिसंबर की आखिरी शाम का सूरज डूब चुका था। नए साल के स्वागत के लिए शिवाय ने छत पर अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर रखी थी। छत से म्यूजिक और शोलगुल की आवाज़ पूरे घर में फैल रही थी। अपने घर के बाहर ही स्वाति और निक्की से बातें करते हुए सवधा बार बार गेट की तरफ देख रही थी। लगता है रुद्राय आज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेकर ही रहेगा, उसकी बेचैनी पर निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कुछ तो पता करना चाहिए था, अब तो मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। स्वाति ने उसे घुड़का। मैंने बहुत कोशिश की थी मगर उसने कोई इशारा तक नहीं दिया। बस यही कहा कि नए साल पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वह झुंझला कर बोली। अब जहाँ इतना इंतज़ार कर लिए थोड़ा और कर लो। ये बताओ अब तुम दोनों यूनिवर्सिटी कब जा रही हो? रुद्राय की इजाज़त तो मिल गई और मैंने फॉर्म भी भर दिए थे तुम दोनों के, निक्की ने कहा।
दी बस 1-2 दिन में जाएंगे। स्वाति की बात अधूरी रह गई। उनकी आवाज़ पर शिवाय छत से नीचे उसी वक्त आया, इसलिए वह गेट की तरफ भागा। रुद्राय की गाड़ी से निकलते विवान ने जहां स्वाति के चेहरे को खिला दिया, वहीं सुधा को चौंका दिया। जब उसने बैक सीट पर बैठी हुई अपनी मौसी जी को देखा, विवान उनको गाड़ी से उतारने में मदद कर रहा था। उनके लिए तो कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शायद उनकी वजह से ही रुद्राय ने गाड़ी अपने पोर्शन के एकदम पास रोकी थी। गाड़ी से एक और चेहरा भी निकला था, सुधा। स्निग्धा दी आई है, उसके कंधे को हिलाती स्वाति बोली। बिना शक वह स्निग्धा ही थी। डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में उसको पहचानना मुश्किल था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले देखते ही रह गए। निकी और स्वाति स्निग्धा की तरफ जाने की बजाय दौड़ती हुई दुर्गा और ओम को खबर देने घर के अंदर चली गई। कुछ देर में ही सब लोग घर के हॉल में आमने सामने मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं कि आपने हमेशा यही कोशिश की कि सारे आपसी मनमुटाव ख़त्म हो जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को बड़ा करके आपका साथ नहीं दे सकी। मुझे यह तक याद नहीं रहा कि आप मेरे मददगार हैं। मेरे यहाँ वापस आने का सबसे पहला कारण यही है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी सब गलतियों के लिए जिनकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची। स्निग्धा रोते हुए ओम से बोली, गलतियाँ सिर्फ तुमसे ही नहीं हुई, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ। बहरहाल तुमने यहाँ आकर सभी दूरियों को ख़त्म कर दिया। उसके सर पर हाथ रखते हुए ओम अपने मेहरबान लहजे में बोला। दुर्गा ने आगे बढ़कर स्निग्धा को गले से लगा लिया, जबकि सुधा तो स्निग्धा के दोनों बच्चों में खोई हुई थी। थोड़ी ही देर में सब लोग घर की छत पर इकट्ठा हो गए। छत पर खूब हलचल मची हुई थी, डिनर भी वहीं होना था। तभी रुद्राय की नज़र सुधा पर पड़ी, जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। लॉन में विवान के साथ निखिल भी खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। निखिल को रुद्राय ने कुछ इस तरह पुकारा कि सबके साथ सुधा भी बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। उसकी गरजती आवाज़ पर निखिल पागलों की तरह सबके हंसते चेहरे को देखता फौरन ही पास की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन मजाल है जो फ़ोन पर उसने बातचीत बंद की हो। तभी रुद्राय को पिछले लॉन की तरफ बढ़ते देखकर सुधा और सबके बीच से निकलकर उसके पीछे आ गई। खाने के बहाने हम सबको ऊपर भेजकर ओम भाई वगैरह मिलकर कोई खिचड़ी बना रहे थे ना। गेट से बाहर निकलती वह बोली, बिल्कुल भाई, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में देर नहीं करना चाहते। सर्द रातों की खामोशियों में फैले उजले मैदान पर निगाह डालकर वो उसकी तरफ देखने लगा। मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस। जताने वाले अंदाज में वो बोली, अच्छा, और कोई हुक्म? रुद्राय के बोलने पर वह हंसी। तुम बहुत अच्छे हो। दी के आ जाना आज मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी है जिसका इजहार मैं नहीं कर पा रही। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है। उसके खुशी भरे अंदाज पर वह बस मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से यह नया साल कितनी खुशियों के साथ शुरू हो रहा है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। तुम्हारी वजह से ही दी इतनी बिजी ज़िंदगी से जान छुड़ाकर यहाँ तक आने में कामयाब हो सकी। वरना तो दी ने यही बताया कि हर बार कोई ना कोई रुकावट उनके रास्ते में आ जाती थी। हर काम अपने वक्त पर होता है, बस इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। वक्त और रास्ते निकालने पड़ते हैं, वह गंभीरता से बोला। दी फिर चली जाएंगी? मैं तो यह सोचकर ही उदास हो रही हूँ। एकदम उदासी से बोली। सिर्फ कुछ महीनों की बात है अमन जी को अपना बिजनेस वाइंड अप करने में। कुछ तो वक्त लगेगा। यहाँ जो घर दी अपने लिए लेंगी, उनके आने तक तुम्हें ही इस घर को डेकोरेट करना है, और तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था में कुछ महीने तो पलक झपकते हुए गुजर जाएंगे। उसके तसल्ली देने वाले अंदाज पर वह मुस्कुराई। तुमने दी से कोई शिकायत क्यों नहीं की? आखिर उनकी वजह से ही तो शिवम अंकल ने आखिरी दम तक तुमसे बात नहीं की थी। सवाल करते हुए सुधा ने उसे देखा। शिकायत तो दी को मुझसे होगी, क्योंकि मैंने उनकी सीख को भुलाकर अपने बाप के सामने आवाज़ ऊंची की और उसकी सज़ा भी मिली। लेकिन यह सच है कि मैंने कई बार उनसे माफ़ी मांगी। मेरा जो फ़र्ज़ था वह मैंने बार बार दोहराया। मगर पापा का नेचर ऐसा था कि वह जो एक बार कह देते थे फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। उसके लहजे में उदासियाँ घुल गई थी। उनके सीने में दिल तो एक पिता का ही था, और मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा। सौदा ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेरा दिल भी यही कहता है। वो बोलकर खामोश हो गया तो सौदा ने भी चुप्पी साध ली। आज ज़्यादा दूर नहीं जाते। एकदम से सौदा का हाथ अपनी पकड़ में लेता वह वापसी की तरफ पलटा, मगर उसका हाथ अपनी पकड़ में ही रखा। तुम खुश हो भाई के फैसले से? घर से कुछ दूर पर जाकर रुद्राय ने पूछा। वह जो मेरे और तुम्हारे लिए उन्होंने किया है,
उसकी सवालिया नज़रों पर वह बोला। जवाब में एक पल के लिए कुछ सोचकर सवदा ने उसे देखा। मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे अब ज़्यादा खुशी होगी अगर ऐसा होता कि आपकी नज़र में अपनी हमसफ़र के लिए इज्जत और सम्मान के साथ साथ मोहब्बत का होना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती उसे चौंक आ गई और रुद्राय को उस दिन की कही हुई अपनी बात याद आ गई। मतलब तुम्हारी लव मैरिज होगी? उसके चौंकने पर वह तुरंत बोली, जाहिर है, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्राय के एकदम चौंकने पर वह हंसी। तभी धमाके की आवाज़ पर वह डरकर रुद्राय के करीब होती आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान पर दायरों की शक्ल में फैलते रंग बिरंगे झिलमिलाते सितारों ने उसे बेखुद कर दिया था। छत पर मौजूद शिवाय और उसके दोस्त आतिशबाजी शुरू कर चुके थे। खुले आसमान तले खड़े होकर यह दिलकश नज़ारा देखना बहुत खूबसूरत था। नया साल मुबारक हो। मुस्कुराती नज़रों से रुद्राय ने आसमान पर रंग बदलते सितारों की रोशनी में झिलमिलाते उसके चेहरे को देखा। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए सौदा ने उसकी आंखों में देखा, इस यकीन के साथ कि वाकई तदबीर से तकदीर बन जाया करती है। गुलाब की महकती ऋतु में ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं, उनको सच करने की ठान लेना भी बहुत खूबसूरत कदम है। सुधा ने रुद्राय के हाथों को और कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे से सिर टिकाकर इत्मीनान से आंखें बंद कर मुस्कुरा दी। जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ए जाने जहां। ये कोई तुम सा है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र अगर कहीं ठहरे तो ये जानूं, मुझको तो ये हर सांस में लगता है कि तुम हो।